Welcome back everyone to our channel Conceptual Learners. Today we are starting the second part of MCQ series of Science Exemplar of class 8th. So let's start. चैप्टर 7. इससे पहले हम फर्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं उनको पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड बफेलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज. जो वाइल्ड बफेलो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट होती है. क्यों एंडेंजर्ड मीन्स जो थ्रेटन्ड है, जिनका जो नंबर है पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती ही जा रही है. सो ए ऑप्शन इज इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है. बी इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है. सी इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है. डी इट्स पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसकी जो पोचिंग है, इसका जो शिकार है वो पूरी तरह से बैन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि वाइल्ड बफेलो जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में क्यों काउंट होती है, बिकॉज इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन. इनमें से कौन सा चीज़ डेजर्टिफिकेशन की वजह से हो सकता है. डेजर्टिफिकेशन मीन्स होता है जब फर्टाइल लैंड हमारी ही धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को खोती चली जाती है और डेजर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ए डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वहाँ का उस प्लेस का वो कम हो जाएगा. बी इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोil, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोकने की जो क्षमता है सोइल की, वो ज़्यादा हो जाएगी. सी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्लड, जो फ्लड आने के चांसेस है, बाढ़ आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. डी कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट, जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो डेजर्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, अपनी उपजाऊ तक जो शक्ति है उसको खो देगी. तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए बायोस्फीयर रिजर्व. इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सही है. सो बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह होती है जहाँ पे हम जो हमारी फ्लोरा फोना है उसको तो प्रिजर्व करते ही करते हैं, साथ में वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल पीपल हैं, वहाँ का जो कल्चर है उसको भी प्रिजर्व किया जाता है. सो ए ऑप्शन इज इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लिव. ये ओनली वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ एंडेमिक स्पीसीज, या एंडेमिक मीन्स जो स्पीसीज प्लांट्स या एनिमल्स की सिर्फ उसी जगह पे मिलती हैं, उन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाता है. बी इट इज़ मीन्ट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायोफिजर यहाँ पे सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल्स को ही कंजर्व करते हैं, उन्हीं की रक्षा करते हैं, उन्हीं को बचाते हैं. सी इट इज़ मीन टू कंजर्व बोथ द डाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. इसमें हम जो डाइवर्सिटी है वहाँ की फ्लोरा एंड फ्लोना उसको तो बचाते हैं, साथ में वहाँ का जो कल्चर है उस एरिया का उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं. डी दे आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट, और डी ऑप्शन में कहा गया है कि उस एरिया के अंदर कोई भी और प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं आते हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा कि ये दोनों को ही कंजर्व करता है, जो डाइवर्सिटी हमारे फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, साथ में वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, पीपल हैं, उनको भी वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा. फोर्थ क्वेश्चन, द प्लेसमेंट मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर. इसमें से ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व करते हैं, बचाते हैं. ए जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन जो है वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है. बी बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन भी मैन मेड है, नेचुरल नहीं है. जूलॉजिकल गार्डन में हम एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, और बोटानिकल गार्डन में हम जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. थर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल जगह होती है जहाँ पे हम जो है एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं. एंड फोर्थ नेशनल पार्क, यहाँ पे पूरा जो बायोस्फीयर है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है. तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे दोनों ही जो है नेचुरल हैं, हैबिटेट हैं ये प्लांट और एनिमल के. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा थर्ड एंड फोर्थ वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एंडेमिक स्पीसीज के बारे में सही है. एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं, उसके अलावा और कहीं हमें देखने को नहीं मिलती हैं. सो ए ऑप्शन इज दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक हैबिटेट है उसी में हमें देखने को मिलती हैं. बी द एंडेमिक स्पीसीज कैन नेवर बिकम एंडेंजर्ड, जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती हैं.
सी दे आर फाउंड ओनली इन जूज एंड बोटेनिकल गार्डन्स, वो केवल हमें जूज और बोटेनिकल गार्डन में ही देखने को मिलती हैं। डी दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, अगर हम उनके हैबिटेट को जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उन्हें उसका उस पर कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है हमारी कि एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जो जो है गिर लोयन है, वो एक एंडेमिक स्पीसीज है, वो एक पर्टिकुलर जो एरिया है गिर फॉरेस्ट में ही आपको देखने को वो मिलेगा। इसके अलावा जैसे लोयन टेल मकैक हो गया, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे देखने को वो मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए, इट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स, सो ये एक आर्टिफिशियल एरिया होता है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आर्टिफिशियली नहीं होता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक नेचुरल हैबिटेट होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बी, इट इज़ ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर थ्रेटन्ड एंड एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो जानवर है जिनको खतरा रहता है, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म होती जा रही है, जो एंडेंजर्ड है वाइल्ड एनिमल्स उनके लिए। सी, इट इज़ मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली प्लांट स्पीसीज, ये सिर्फ प्लांट स्पीसीज को बचाने के लिए होता है, तो ये भी सही नहीं है यहाँ पे। डी, कैप्चरिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हेयर, जो कैप्चरिंग है यानी कि जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनका पकड़ना और उनका शिकार करना यहाँ पे पूरी तरह से बैन होता है, प्रोहिबिटेड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इंडियन वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ आपको जो है राइट्स दिए होते हैं जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनको, और पर्टिकुलर जो जोन्स हैं वहाँ पे वो बने हुए होते हैं। नाउ नेक्स्ट 7th, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। ए, देयर नंबर हैज़ डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली, उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बी, दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। सी, दे पोज ए डेंजर टू द अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स के लिए खतरा है। एंड डी, देयर नेचुरल हैबिटेट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है कि क्या गलत है एंडेंजर्ड स्पीसीज में। सो सी ऑप्शन जो है हमारा, दे पोज ए डेंजर टू द अदर एनिमल्स, वो दूसरे जो जानवर हैं उनके लिए खतरा है, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये गलत है। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है, उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है एंडेंजर्ड में, फ्यूचर में वो एक्सटेंट हो सकती हैं, और जो उनकी हैबिटेट है जहाँ पे वो रहती हैं उस एरिया को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है कि वो दूसरे एनिमल्स के लिए खतरा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ब्लैक बक, एलिफेंट, पाइथन एंड गोल्डन कैट टुगेदर प्रेजेंट इन अ फॉरेस्ट। सो ब्लैक बक जो हमारा एक बर्ड है, सॉरी जो ब्लैक बग है ये एक तरह का आप कह सकते हो एंटीलोप है, हिरन है। एलिफेंट जो है, पाइथन और गोल्डन कैट, ये सारे ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे ये एनिमल्स हैं। एनिमल्स मीन्स ये हमारे फोना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा फोना, वो करेक्ट रहेगा। बी, फ्लोरा, फ्लोरा में आते हैं हमारे प्लांट्स। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो प्लांट्स एनिमल्स दोनों से मिलके बनता है, और साथ में हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो हमारा जो है इकोसिस्टम बनता है। स्पीसीज एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उस जो कैपेबल है इंटरब्रीडिंग के, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ब्लैक बग, एलिफेंट, पाइथन एंड गोल्डन कैट, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, हमारा फोना बनाते हैं फॉरेस्ट का। नाउ 9th क्वेश्चन, द रेड डाटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, जो रेड डाटा बुक है IUCN जो है वो इसको रिलीज करता है, इसमें जो एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज होती हैं उनका रिकॉर्ड होता है। सो ए ऑप्शन इज एंडेमिक स्पीसीज, बी एक्सटेंट स्पीसीज, थर्ड एंडेंजर्ड प्लांट्स, फोर्थ एंडेंजर्ड एनिमल्स। सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जहाँ जो एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का जो स्पीसीज का जो रिकॉर्ड है वो रेड डाटा बुक में होता है। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लू
to far away areas during a particular time of a year, which of the following conditions present in their habitat during that time are responsible for this behavior। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो एक ईयर के पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, और इस बिहेवियर के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो वो दूसरी जगह पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जिस एरिया में वो पहले रह रहे हैं वहाँ या तो फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, या फिर जो एक्सट्रीम वेदर है वो जो है वहाँ पे आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो दूसरे एरियाज में जाते हैं। जिसमें जैसे कि आप एग्जांपल लेते हो इसमें ये जो साइबेरियन क्रेन है, ये जो है हिमाल रशियन ये जो है हिमालयस की दूसरी साइड से, यानी कि जो रशिया वाला जो पार्ट है वहाँ से जो है इंडिया की तरफ आता है ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होता है, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तो उससे बचने के लिए ये यहाँ पे आता है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे बर्ड्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से एक आर्कटिक टर्न होता है, ये भी एक बर्ड है जो कि माइग्रेट करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये सही है। बी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ये भी इसकी वजह से भी माइग्रेट करते हैं। थर्ड ओवर क्राउडिंग, और एंड फोर्थ इज लैक ऑफ नेस्टिंग एरियाज। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, यानी कि जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है यहाँ पे। नाउ 11th, in our country large patches of forest are being cleared for cultivation of crops, the environment impact of such a practice will lead to। हमारी कंट्री में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े एरियाज हैं उनको क्लियर करा जा रहा है ताकि हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। तो इससे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फर्स्ट, सॉइल इरोजन, सॉइल जो है उसका इरोजन होगा। बी सॉइल कंजर्वेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी सॉइल पॉल्यूशन, एंड डी सॉइल फर्टिलिटी। तो इससे जो इम्पैक्ट है वो क्या होएगा? सॉइल इरोजन, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को अगर ख़त्म करते जाएंगे तो जो वहाँ पे सोइल को बाइंड करने की जो कैपेसिटी है, जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। जब तो सोइल इरोजन होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 8th, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमें यूनिसेलुलर की ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सिंगल सेल में अपने सारे फंक्शंस करने के कैपेबल होते हैं। सो ए इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू जो है वो एब्सेंट होते हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है तो वहाँ पे टिश्यूज जो है वो एब्सेंट होंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड। सो फूड की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें ऑब्वियसली, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही नहीं है। इसमें अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो हमारे आते हैं अमीबा हो गया, इसके अलावा पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी के हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें आप देखोगे इनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल सेल्ड होते हैं, ये टिश्यू इनमें एब्सेंट होता है। सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, ये स्टेटमेंट सही, रिस्पायर भी करते हैं रिप्रोड्यूस भी करते हैं। डी ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मूव बाय सीलिया, सभी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीलिया से मूव करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अगर आप अमीबा में देखोगे तो जो अमीबा है इसमें जो मूवमेंट होएगी वो किससे होती है? सूडोपोडिया से होती है। सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। पैरामीशियम में जो है वो सीलिया से मूवमेंट होती है। अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो बैक्टीरिया में हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है जिससे मूवमेंट होती है। तो सिर्फ सीलिया ही नहीं होता मूवमेंट के लिए, बाकी अलग अलग जो डिफरेंट मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट उसमें होते हैं, स्ट्रक्चर्स कह सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट रहेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, वो रिस्पायर भी करते हैं रिप्रोड्यूस भी करते हैं। नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद अवर नेक्ड आइज बिकॉज, ज़्यादातर सेल्स को हम अपनी नेक्ड आइज से खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो। सो ए ऑप्शन इज ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूनिसेलुलर, जनरली यूनिसेलुलर नहीं होते, हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी दिखाई देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं। और बी सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यस सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में उनका जो साइज है वो देखने को हमें मिलता है। माइक्रोमीटर जो होता है वो कितना होता है हमारा 10⁻⁻⁻6 मीटर, इतना हमारा माइक्रोमीटर होता है। सी सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी,
सिर्फ बॉडी के अंदर होते हैं। डी, सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है कि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, इसलिए हम उनको डायरेक्टली अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल। एनिमल सेल के रेफरेंस में हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को बताना है। सो ए ऑप्शन इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। तो ये सारे किस में देखने को मिलेंगे? आप प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर। स्पेशली जो सेल वॉल है और जो प्लास्टिड है वो दोनों किसके फीचर्स हैं? प्लांट सेल के फीचर्स हैं। बी, सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड क्रोमोसोम। सो अगेन जो सेल वॉल है वो किस में देखने को मिलेगा? आपको प्लांट सेल में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स। ये सभी स्ट्रक्चर आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे। फोर्थ, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगेन जो है हमारा किस में देखने को मिलता है? हमें प्लांट सेल में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारा वो करेक्ट रहेगा। ये सारे फीचर्स सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड क्रोमोसोम ये हमें एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें कौन सी जो टर्म है वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है? सो न्यूक्लियस में आप देखोगे हमें क्या, ये जो है न्यूक्लियस अगर हम बनाते हैं तो इसमें डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने को मिलता है। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें उसका ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, आउटर डबल लेयर होती है ये। इसके अलावा यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो पोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं जगह जगह पे, जहाँ से जो मूवमेंट है वो होती है। तो ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं। इसमें आपको फिर न्यूक्लियोलस दिखाई दे मिलता है, जहाँ पे राइबोसोम फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस की हेल्प से बनते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हमारे क्रोमोसोम होते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम पे आपको क्या देखने को मिलता है? जीन देखने को मिलते हैं। जीन सेगमेंट होती है डीएनए की, जो हमारे जो ट्रेट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसमें हमें क्या नहीं ही देखने को मिल, नोट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी क्रोमोसोम एंड डी जीन। सो जो राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो राइबोसोम्स को बनाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी सारे ही जो है वो न्यूक्लियस का पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ सुटेबल टर्म फॉर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इज। जो सेल के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या टर्म देते हैं? तो एक अगर हम प्लांट सेल या एनिमल सेल लेते हैं तो उसमें ये सपोज हमारा एक प्लांट सेल है तो इसमें आपको सेल वॉल भी दिखाई देती है, सेल मेम्ब्रेन भी आपको देखने को मिलेगी। जो सेंट्रल वैक्यूल है ये हमारी सेल वॉल है। फिर सेल मेम्ब्रेन आती है आपकी, जो इनर लेयर होती है। फिर जो 90% पार्ट होता है प्लांट सेल में वो हमारा वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। आपको फिर यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई देता है सेंस। फिर यहाँ पे आपको जो है इस तरह से एंडो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस दिखाई देती है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। तो इस तरह से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? ये प्लांट सेल है हमारा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इसको आप ईआर भी बोल सकते हो। सो ये क्या है? हमारे प्लांट सेल हैं। ये प्लांट सेल है हमारा, और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। सो ऑप्शन जो बी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, द जेली लाइक फ्लड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड। जो जेली लाइक सब्सटेंस होती है जिसमें ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं हमारी, ये फ्लोट करते हैं,
तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा साइटोप्लाज्म वो करेक्ट रहेगा। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है। बी क्रोमोसोम्स जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। सी क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्लूइड लाइक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट 7th, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। A. Moss and sponge. B. Yeast and amoeba. C. Bacterium and blue-green algae. D. Penicillium and Spirogyra. The pair that belongs to the group prokaryote. prokaryote organism से जो बिलोंग करता है उसके बारे में हमें बताना है। तो प्रोकैरियोटिक में हमारे वो जो है सेल्स आते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मोस एंड स्पंज अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये हमारे यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं, यूकैरियोटिक सेल है। यीस्ट एंड अमीबा, इसमें हमारा अमीबा जो है और यीस्ट दोनों ही यूकैरियोटिक के एग्जांपल हैं। पेनिसिलियम एंड स्पाइरोगारा ये भी हमारे यूकैरियोटिक हैं। सी जो ऑप्शन है हमारा बैक्टीरियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे ये हमारे क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट 8th, रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उस पेयर के बारे में बताता है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स के। सो ए सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन नहीं। बी क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। सी क्लोरोप्लास्ट एंड सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों भी नहीं होते हैं। एंड डी क्रोमोसोम एंड जीन्स, यस ये दोनों ही जो पेयर हैं वो हमारे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ए जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। बी सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जो सेल है वो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। सी क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर लोकेटेड होते हैं। डी सेल मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस, जो सेल मेम्ब्रेन है उस न्यूक्लियस को सराउंड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा वो करेक्ट है, बाकी सारे ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर होता है, ना कि सेल न्यूक्लियस के अंदर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर रीजन है उसमें लोकेटेड होते हैं, ना कि न्यूक्लियोलस पे। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को सराउंड नहीं करती, वो कंप्लीट सेल को सराउंड करती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। ऑप्शन ए हमारा क्लोरोफिल है, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11th, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग डायमेंशंस ऑफ सेल इज। कौन सी यूनिट है जिससे हम सेल के डायमेंशंस को मेजर करते हैं, तो माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर जो है वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 12th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। जो सबसे ज़रूरी फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या होता है, जो सब्सटेंसेस सेल के सराउंडिंग में है उसकी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना। सो ए कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल्स, यस। बी ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल्स ओनली द एंट्री ऑफ द मटेरियल्स इनटू द सेल, ओनली एंट्री को नहीं उनके एग्जिट को भी कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन, कंट्रोल्स ओनली द एग्जिट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल, ओनली एग्जिट को नहीं उनकी एंट्री को भी कंट्रोल करता है। एंड डी अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स विदाउट एनी कंट्रोल। सो ये तो बिल्कुल ही वो नहीं है, उन पे कंट्रोल रखता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 13th, पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक। शी फेल्ट द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। जो पहेली है एक्सीडेंट गलती से अपना हाथ एक फ्लेम के ऊपर रख देती है और जल्दी से खींच लेती है, उसको एक सेंसेशन फील होती है हीट की और वो रिएक्ट देती है। तो अगर जब हम किसी चीज़ को जो हमें स्टिमुलाई मिलता है उसकी रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसका वो काम कौन करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम हमारा किससे बना हुआ होता है, जो नर्व सेल्स हैं उनसे। ये स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स जो है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा नर्व सेल्स वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट 14th,
Of the following parts of a cell listed below, name the part that is common to plant cell, animal cell and bacterial cell. हमें वो पार्ट बताना है जो प्लांट सेल में भी आता हो, एनिमल सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी. सो क्लोरोप्लास्ट खाली हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है. सेल वॉल भी हमें प्लांट सेल में देखने को मिलती है. सेल मेम्ब्रेन, यस सेल मेम्ब्रेन इन तीनों ही में ही आता है, प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल. तो ये सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा. न्यूक्लियस जो हमें ओनली प्लांट और एनिमल सेल में देखने को मिलता है, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे. 15th, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स. सो ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा. 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर सेल्स. कौन से स्टेटमेंट सेल्स के लिए सही है. ए, सेल्स कैन बी इजिली सीन विद नेक्ड आइज. नहीं, सेल्स को हम अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. बी, इंसेक्ट एग इज नॉट अ सेल, जो इंसेक्ट का एग होता है वो सेल नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, वो भी सेल होते हैं. सी, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यस, जो सिंगल सेल होता है वो सारे फंक्शंस करने के कैपेबल होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के कैपेबल होता है. डी, द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स इज यूनिफॉर्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो साइज और शेप होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एक जैसा होता है. ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आप देखते हो जो ह्यूमन्स हैं उसमें आपको जो है अलग अलग तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं. हम मसल सेल्स भी आप देखते हो, इसके अलावा जो नर्व सेल्स हैं वो भी हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए वो सेल्स अलग हैं, स्किन सेल्स अलग हैं, तो हमें काफ़ी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलती हैं. ब्लड जो सेल्स हैं वो अलग हैं, तो शेप और साइज और फंक्शन सभी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल. इसमें से कौन सा सेल नहीं है ये बताना है हमें. ए, रेड ब्लड सेल्स, ये सेल्स हैं. बी, बैक्टीरियम. सी, स्पर्मेटोजोआ एंड डी, वायरस. सो जो वायरस हैं हमारे ऑप्शन डी वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा. वो सेल की कैटेगरीज में नहीं आते हैं, क्योंकि हमें इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैटेगरीज में इसको प्लेस करते हैं, क्योंकि जब भी अपने होस्ट के बाहर होते हैं तब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जब ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं तब लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, तो ये इनको हम सेल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. सो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल हेल्प यू इन डिस्टिंग्विशिंग अ प्लांट सेल फ्रॉम अ एनिमल सेल. इसमें से कौन सा फीचर प्लांट और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करता है. तो फर्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल खाली हमें प्लांट सेल में देखने को मिलती है. सेल मेम्ब्रेन, ये हमें दोनों में ही देखने को मिलेगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल. माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें दोनों में देखने को मिलता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल. न्यूक्लियस, ये भी दोनों में देखने को हमें मिलता है. सो जो सेल वॉल है वो हमें किस में देखने को मिलती है, खाली एनिमल सेल में, तो ये इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी प्लांट सेल का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है. 19th, under a microscope Paheli observes a cell that has a cell wall but no distinct nucleus. The cell that she observe is और एक सेल को ऑब्जर्व करती है जिसके पास सेल वॉल तो है लेकिन उसके पास कोई भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे उनके पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि उसने किसको ऑब्जर्व किया, प्रोकैरियोटिक सेल को. इसमें एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा. सो डी ऑप्शन जो है हमारा बैक्टीरियल सेल वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नाउ नेक्स्ट, चीक्स सेल्स डू नॉट हैव. जो चीक सेल होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है. जो चीक सेल हैं वो क्या हमारे एक तरह के एनिमल सेल हैं. तो यहाँ पे जो एनिमल सेल में जो फीचर्स होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बाकी के फीचर्स इसमें नहीं होंगे. सो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी आपको देखने को मिलेगी. बी, न्यूक्लियस भी मिलेगा. सी, गोल्गी अपरेटस भी देखने. प्लास्टिड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किसका फीचर है, ये प्लांट सेल का फीचर है, ये उसमें आपको देखने को मिलेंगे. तो जो चीक सेल्स होते हैं उनके पास क्या नहीं मिलेंगे आपको, प्लास्टिड्स. नाउ नेक्स्ट 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमें. ए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स. बी, एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सिमिलर सेल्स. सी, वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स.
डी प्रोकैरियोट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है, प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत है। टिश्यू जो है डिसिमिलर सेल्स नहीं होते, इसमें सिमिलर सेल्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है ये। ऑर्गन जो है उसमें सिमिलर सेल्स नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें अलग अलग तरह के जो सेल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें 90% जो पार्ट होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है यहाँ पे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक स्टेटमेंट सेल्स के बारे में पूछा गया, कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बी, दे हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यस। थर्ड, दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस। फोर्थ, ब्लू ग्रीन एल्गा आर यूकैरियोटिक सेल्स, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड है वो दोनों ठीक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और वेल डिफाइंड ऑर्गन जो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी हमें यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल्स। सेल्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। फर्स्ट, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बी, सेल्स ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उसमें सिमिलर सेल्स जो है वो नहीं होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। सी, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यस, जो टिश्यू होते हैं उसके पास जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। डी, शेप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल इज राउंड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, खाली राउंड शेप ही नहीं होती है, अलग अलग शेप भी हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो है वो पता होना चाहिए, जो सेल होता है, जब सेल्स कंबाइंड होते हैं एक तरह के तो वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जब डिफरेंट टिश्यू को हम कंबाइन करते हैं तो उनसे हमारा ऑर्गन बनता है। जब हम ऑर्गन्स का ग्रुप लेते हैं तो उससे हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। और जब हम ऑर्गन सिस्टम को कंबाइन करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द टेबल गिवन बिलो हैज सर्टेन टर्म्स एंड 4 ब्लैंक स्पेसेस, ए बी एंड सी डी, ये 4 स्पेसेस हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, करेक्ट कम्बिनेशन बताना है हमें। तो अमीबा जो है वो उसमें मूवमेंट किससे होती है, सूडोपोडिया से होती है। प्लांट सेल प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। सी, स्पिंडल शेप्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन, स्पिंडल शेप और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि किसका कैरेक्टर है, मसल सेल का। नर्व सेल, यहाँ पे स्पेस है अगेन, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। सो जो नर्व सेल्स होते हैं उनका क्या वो होता है कि वो कैसे होते हैं, हमारे ब्रांच्ड होते हैं। सो यहाँ पे हमारे आए हैं, फर्स्ट पे सूडोपोडिया है, बी पे फोटोसिंथेसिस ये वाला ऑप्शन, देन मसल सेल्स एंड डी ब्रांच। सो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फंक्शन से मैच करना है जो ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हमें दिए हुए हैं उनको। सो ए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है उसकी साइट होती है यहाँ पे, तो ए का क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, बी का फोर। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, एंड डी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स फर्स्ट। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नाउ नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, sets of reproductive terms are given below, choose the set that has an incorrect option combination, incorrect combination के बारे में हमें बताना है। सो फर्स्ट इज स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, ये सभी किसके वो हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टम को। बी, मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट एंड यूट्रस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ऑर्गन नहीं, सिस्टम। सी स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूट्रस। इसमें आप स्पर्म ओविडक्ट ये दोनों मिक्स हैं, यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। डी ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट इन अगेन यूट्रस। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये इनकरेक्ट है। डी अगेन हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम को। नाउ सेकंड, इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द, जो फर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट होती है ह्यूमन एग में, वो किसके अंदर होती है, यूट्रस के अंदर। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। थर्ड, इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो हैन इज द ओड वन आउट। जो हैन है वो ओड है। ह्यूमन बींग, काउ, डॉग एंड हैन। तो आप देखोगे ह्यूमन बींग, काउ और डॉग ये सभी अपने जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको बर्थ देते हैं। ये कैसे हैं, वीवी पैरस हैं, जबकि हैन हमारी क्या है, एक ओवी पैरस है, यानी कि एग्स ले करती है। और बाकी सभी हमारे क्या हैं, ये वीवी पैरस के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज इट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बी इट इज ओविपेरस, सी इट इज वीवीपेरस, डी इट अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये ओड है क्योंकि ये ओविपेरस है, एग्स ले करती है। नेक्स्ट, एनिमल्स एक्सिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, पिक द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग। जो एनिमल्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं वो लार्ज नंबर में गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका रीज़न क्या है। ए, द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग्स, ये रीज़न सही नहीं है। बी, फूड इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन वाटर, फूड जो होता है वो प्लेंटी में अवेलेबल होता है वाटर के अंदर, इसलिए वो ऐसा करते हैं, ये भी सही नहीं है। सी, टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस। डी, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, वाटर प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा, लार्ज नंबर में इसलिए करते हैं ताकि बेटर चांसेस हो फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि जितने गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे ही फर्टिलाइज हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम है, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ जब फर्टिलाइज नहीं होंगे, कुछ फर्टिलाइज हो भी गए तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो इस वजह से वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन, जो बडिंग है उससे किस में होता है रिप्रोडक्शन, ए हाइड्रा, बी अमीबा, सी पैरामीशियम एंड डी बैक्टीरिया। सो बडिंग से हाइड्रा के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज करेक्ट। ह्यूमन्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली, एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है ह्यूमन बींग्स में। बी, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर नहीं होता है, यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस में भी नहीं, जो हमारी ओविडक्ट होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स भी आप बोल सकते हो। सी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव टुवार्ड्स द स्पर्म, ये भी गलत है, जो स्पर्म है वो मूव करता है एग की तरफ, ना कि एग जो है वो स्पर्म की तरफ जाता है। एंड डी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल, यस ह्यूमन फीमेल के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, in human beings after fertilization the structure which gets embedded in the wall of uterus is, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है, तो उसमें वो ओविपेरस होता है विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा, यहाँ पे वो अंडे देते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है जो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जाइगोट। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है क्या रहेगी। सो सबसे पहले हमारे गैमीट्स बनते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एंड देन एम्ब्रियो। सो ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर हमारा एम्ब्रियो बनता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। सो यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखेंगे। थैंक यू।